Hello students and welcome to the class of information technology. Today we will see the common terminologies in internet for class 8. So let's start our video. Hello students, welcome to the class of information technology. क्लास 8 के वीडियो सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज इन इंटरनेट। 2 वॉल्यूम्स में ये वीडियो है, इसका ये पहला वॉल्यूम है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं HTML। जहां वेब पेज की बात आती है, जहां वेबसाइट की बात आती है, जहां इंटरनेट की बात आती है, उनमें HTML एक बहुत अहम रोल अदा करता है। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करके, इसके थ्रू हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। टेक्निकली इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि लॉजिकल डिसीजंस या अदर हम लोग प्रोग्राम्स के ऑप्शंस इसमें नहीं करते। बट फिर भी ये जो लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम लोग वेब पेज या वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं। हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे जो फाइलें हम लोग देखते हैं, जो वेब फाइलें देखते हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उनको तैयार करने में सबसे अहम भूमिका इस HTML का होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक पेजेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसमें कि इंफॉर्मेशन होते हैं, वो इंटरनेट पे रखे जाते हैं, जिनको हम लोग किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में वर्ल्ड वाइड वेब की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इनको हम लोग देख सकते हैं। A web page is an electronic document of information that can be accessed through a web browser. It is generally contained in website that floats in the World Wide Web. तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इन पेजेस को हम लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पे ये पेजें रखी जाती हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। बट अभी हम लोग इतना जान लें कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस रखी जाती हैं, जिनको कि किसी वेब ब्राउजर के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, उनको हम लोग वेब पेजेस कहते हैं। ये पेजेस 2 तरह की हो सकती हैं, स्टैटिक पेजेस या डायनेमिक पेजेस। स्टैटिक पेजेस वो पेजेस होती हैं जिनका इंफॉर्मेशन वेब सर्वर पे स्टोर रहता है, यानी कि सर्वर पे पहले से हम लोगों ने डाल दिया, हम लोग केवल उसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बट डायनेमिक पेजेस वो पेजेस होते हैं जो लाइव होते हैं, जिन पे वर्क कर सकते हैं, जिनमें कुछ एडिट कर सकते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। लाइव पेजेस जो वर्क करते हैं, जो पेजेस में ऑप्शंस डालने का रहता है, तो वैसे पेजेस को हम लोग डायनेमिक पेजेस कहते हैं। डायनेमिक पेजेस में कई फॉर्म्स, जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, वो सारी चीजें डायनेमिक पेजेस में आ जाती हैं। यानी कि जो पेज हमारा वर्क कर रहा है वो डायनेमिक पेजेस है। वेबसाइट is a collection of one or more web pages that displays information with the help of web browser. जहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पेज की बात थी, वहां हमने वेब पेज कहा उसको। बट अगर कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेब पेजेस, कई वेब पेजेस का कलेक्शन हो जाए, तो उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं। A location on the web server where an individual or a company or any organization puts its information is known as website. Actually, साइट का मतलब ही होता है लोकेशन। तो वेब ऊपर वो लोकेशन
जहां पे हम अपने इंफॉर्मेशंस को वेब पेजेस के रूप में स्टोर करा सके। वो लोकेशन जहां पे कि हम अपने यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे वो लोकेशन जहां पे हम अपनी फाइलों को स्टोर करा सके, इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को स्टोर करा सके, उसको हम लोग जहां हमारा वेब पेज स्टोर है। ये जो पहला वेबसाइट है को टीम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था। दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट जिस समय स्टार्ट हुआ 1991 में, तो वो टीम बर्नर्स-ली ने पहला वेबसाइट लॉन्च किया था और उस वेबसाइट का नाम था info.kern.ch। तो उसके बाद से वेबसाइट्स आए। आज हम लोग वेबसाइट्स का एक बहुत मॉडर्न रूप हम लोग यूज करते हैं। आज के वेबसाइट्स में वो सारी चीजें हैं हमारी जरूरत की, जो हमको होनी चाहिए थी। आज के वेबसाइट्स में सारी चीजें, वीडियोस, ऑडियोज, सारी चीजें होती हैं। इसके बाद बात आती है वेब ब्राउजर्स की। जैसा हमने पहले कहा कि वेबसाइट्स को यानी वेब डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वेब ब्राउजर दरअसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट वेब पेजेस को देख सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। Web browser is an application software that helps a user to open different websites on internet and to display web pages। अब इसमें होता क्या है कि यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस ओपन करने के लिए वेब सर्वर को थ्रू द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। यानी वेब ब्राउजर के माध्यम से यूजर रिक्वेस्ट करता है। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं किसी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पे, तो वो उसके थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाता है कि इस लोकेशन पे जो फाइल है, ये जो वेबसाइट है, इसको हमको एक्सेस करना है। और जब इंफॉर्मेशन वेब सर्वर रिसीव करता है, तब फिर वो हमारे लिए उसको अवेलेबल कराता है, जो हम पेजेस देख पाते हैं। तो वेब ब्राउजर्स की ही मदद से हम लोग जितनी भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। यदि वेब ब्राउजर्स ना हो हमारे कंप्यूटर में तो हम लोग उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट कुछ वेब ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपको विंडोज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। यदि आप विंडोज NT चलाते हैं तो नेटस्केप नेविगेटर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं: इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं। मार्केट में हजारों हजार वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं जिनको लोग यूज करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार जो उनको पसंद आता है, किन्हीं का काम, किन्हीं का लुक, ऐसी चीजों को लोग पसंद करके वेब ब्राउजर्स इंस्टॉल करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ कॉमन वेब ब्राउजर्स हैं जिनको मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद बात आती है वेब एड्रेस की। ऑन इंटरनेट देयर आर न्यूमरस वेबसाइट्स। इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ वेब एड्रेस दैट वी कैन फाइंड पर्टिकुलर वेबसाइट। वेब एड्रेस इज द नेम फॉर आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। जहां हम जानते हैं कि इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत अधिक मात्रा में फाइलें हैं। रोज हजारों हजार वेबसाइट्स बनते हैं, हजारों हजार वेबसाइट्स में डाटा अपलोड होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स डायनामिक होते हैं जो डाटा एक्सेस करते हैं, डाटा एक्सेप्ट करते हैं, डाटा डिस्प्ले कराते हैं। तो उन वेबसाइट्स के लिए, चूंकि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे उनको स्टोर कराते हैं, वेब सर्वर के थ्रू स्टोर कराते हैं, बट उनको कहां पे स्टोर कराया गया है और उनको कहां से रिट्राइव करना है, इसके लिए हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जितनी भी वेबसाइट्स बनते हैं उनको एक एड्रेस अलॉट होता है और जब हमको एक्सेस करना होता है, उस वेबसाइट को रिट्राइव करना होता है, तो उसी एक्सेस के सहारे हम उनको
एक्सेस कर पाते हैं, जो वेब एड्रेस हैं उसी एड्रेस के सहारे हम उनको रिट्राइव कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। कि जो एड्रेसिंग सिस्टम है या ये जो नेमिंग सिस्टम है, इसी से रिलेटेड हम लोग अभी डोमेन नेम सिस्टम पढ़ेंगे। टेक्स्ट बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। इन दिस सिस्टम each website has a unique name such as oracle.com, cbse.nic.in, etc. The last 3 letters of web address is said as top level domain that provide information about the root of the domain for type of organization to which the address belongs to. It is alphabetical and helps to identify an address in domain name system. जो एड्रेसिंग सिस्टम है हमारे वेबसाइट्स का, चूंकि हम लोगों ने देखा कि वेबसाइट्स का एक नाम होना चाहिए, उनका एक एड्रेस होना चाहिए। तो जब वेबसाइट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जब वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं, उन वेबसाइट्स को रजिस्टर कराना होता है और रजिस्टर कराते वक्त उसको एक नाम देना जरूरी होता है। हमारे वेबसाइट्स को किसी नाम से रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमारा जो वेबसाइट्स होता है उसके 2 एड्रेसेस होते हैं, न्यूमेरिक एड्रेस एंड टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस। जो नंबर एड्रेस होते हैं, नंबर एड्रेसिंग सिस्टम होता है, वो हमारे कंप्यूटर के लिए होता है, जो कि 4 क्वाड्स में बटा होता है और एक एक क्वाड की मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। तो वो कंप्यूटर हमारा, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके स्टेटस बार पे आप गौर करेंगे तो उसका न्यूमेरिक एड्रेस वहां पे दिखता है। बट जो टेक्स्ट एड्रेस है वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। कंप्यूटर तो न्यूमेरिक एड्रेस से काम करता है, बट हम लोगों को न्यूमेरिक एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए नेमिंग कन्वेंशंस में ये टेक्स्ट बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसको हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के तहत हमारे वेबसाइट्स का रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्टर करने के बाद हम लोग उस वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसका लास्ट जो 3 लेटर्स होता है, जैसे .com, .edu, .gov, .mil, यहाँ राइट साइड में आप यहाँ फिगर पे देख पाएंगे कि उनका टॉप लेवल डोमेन का एब्रिविएशन और उसका फुल फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है। तो ये लास्ट का जो 3 लेटर्स होता है, जो कि टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, जो डिस्क्राइब करता है कि हमारा वेबसाइट किस तरह का है। रजिस्टर करते वक्त हमको ये बताना पड़ता है कि हमने ये वेबसाइट्स जो बनाए हैं उसका बेसिक वर्क क्या है, किस पर्पज से बनाए गए हैं, कॉमर्शियल हैं या एजुकेशनल हैं या गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या मिलिट्री पर्पस के हैं। तो हमको रजिस्टर करते वक्त जो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के वक्त हमको ये बताना पड़ता है कि इसका TLD क्या होगा, और उसी के आधार पर हमारा जो वेबसाइट है वो रजिस्टर होता है। उसको एक डोमेन नेम सिस्टम के तहत उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है, उसको एक नाम प्रोवाइड कराया जाता है, और तब जाकर के वेबसाइट जो है वो सर्वर पे, वेब सर्वर पे अपलोड होता है और उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? इट इज द प्रिंसिपल कंप्यूटर और सर्वर दैट लिंक्स और स्टोर्स कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। इट प्रोवाइड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर्स ऑन रिक्वेस्ट विच आर कनेक्टेड टू इट थ्रू द नेटवर्क वाया इंटरनेट। वेब सर्वर एक्चुअल में जो सर्वर हम लोग लोकल सर्वर पढ़ चुके हैं, तो जो लोकल सर्वर्स होते हैं यानी कि स्पेशल कंप्यूटर जो कि बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, डाटा प्रोवाइड कराता है, वैसे ही जो वेब सर्वर्स होते हैं वो इंटरनेट पे जितने कंप्यूटर्स जुड़ते हैं, जितने कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो ये वेब सर्वर्स जो हैं वो वेबसाइट से स्टोर करते हैं। जितने वेबसाइट्स होते हैं उनको वेब सर्वर पे अपलोड करने होते हैं और उस वेब सर्वर के माध्यम से हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि जो वेबसाइट्स हम लोग रजिस्टर करके अपलोड करते हैं उनको वेब सर्वर्स पे स्टोर कराया जाता है और उन्हीं वेब सर्वर्स के माध्यम से हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। वेब सर्वर हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, सर्व कराता है। जो वेबसाइट्स की हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं वेब ब्राउजर के माध्यम से, जो एड्रेस लिखते हैं, जो वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वेब सर्वर हम लोगों का जो है वो उसको हमारे लिए सर्व करता है, प्रोवाइड कराता है वेब ब्राउजर के माध्यम से। तो ये जो वेब सर्वर है ये हमारा जो लोकल सर्वर जो नेटवर्क पे हम लोग यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज करते हैं या और अदर नेटवर्क पे यूज करते हैं, वर्क सबों का सेम है लगभग। बट यहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट्स यानी कि इंटरनेट की बात है, तो यहाँ पे वेबसाइट्स को उस पर स्टोर करा करके बाकी पूरा वर्ल्ड से हम लोग उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं।
अब बात आती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, each web page has a unique address or location that is called as URL. It identifies the location on the internet. The browser utilize URL to open or retrieve files on internet. हमारी इंटरनेट पे फाइलें हैं, उनका एक एड्रेस है। हम लोग जानते हैं कि हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस है, और ये भी जानते हैं कि वेबसाइट्स को वेब सर्वर पे रखा जाता है। बट उनका जो एड्रेस है, जो जिस एड्रेस पे उनको स्टोर कराया गया है, या उस एड्रेस से उनको रिट्राइव करना है, तो उसको वहां पे स्टोर, यानी कि उस एड्रेस को लोकेट कराना, वेब सर्वर के उस एड्रेस को लोकेट कराना, वेब ब्राउजर्स पे उनको रिट्राइव कराना, इसके लिए उनको एक यूआरएल प्रोवाइड कराया जाता है। उस यूआरएल के जरिए हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं, यानी इसको पाथ भी कह सकते हैं। यदि हम लोग कोई स्ट्रेंजर किसी नए प्लेस पे जाता है और वो कहीं का एड्रेस पूछता है, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 एड्रेस बताते हैं कि आप यहां जाकर के इसके अगले लोकेशन में आपको ये मिलेगा, उसके अगले लोकेशन में ये मिलेगा। ऐसा करके हम लोग उसको एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। तो यूआरएल जो है, वो यूआरएल इसी तरह हम लोगों को जो वेब सर्वर पे जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, उस लोकेशन का एड्रेस प्रोवाइड कराता है और हमको वहां से फाइल रिट्राइव करने में मदद करता है। अब यूआरएल का थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमी देख लेंगे। यूआरएल के कई पार्ट्स होते हैं। इसमें आप जो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज एचटीटीपी। इसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। आगे वीडियो में हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या वर्क करता है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रोटोकॉल्स जो है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो हमारी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। इंटरनेट पे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोटोकॉल है, दैट इज एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट फाइलों को ट्रांसफर करने में ये प्रोटोकॉल मदद करता है। इसके बाद जो सेकेंड फेज हमारा www, ये सब डोमेन नेम है, यानी कि जितनी भी डोमेन्स, जितनी भी हमारे वेबसाइट्स हैं, जितने डोमेन्स हैं, वो सारे डोमेन नेम जो हैं वो इसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं, www पे रहते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे हम लोग इसको पहले कॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग डोमेन पे जाते हैं। तो www हमारा सब डोमेन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो हमारा मेन वेबसाइट से, जो वेबसाइट्स का नाम है, जो हमने डीएनएस नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू वेबसाइट को रजिस्टर कराया है, वो डोमेन नेम www के बाद हमको दिखता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल, तो यहाँ www.google, ये जो गूगल है यही हमारा डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम हमको रजिस्टर कराना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग इसको वेब सर्वर पे अपलोड करके और पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉप लेवल डोमेन। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो 3 लेटर्स के जो एक्सटेंशंस होते हैं, जो डोमेन नेम के बाद का जो पार्ट होता है, जो 3 लेटर्स के होते हैं, ये TLD कहलाते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम है। ये एक्चुअल में डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा वेबसाइट किस टाइप का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉम है, यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट है। ये जो गूगल है, इट इज कॉमर्शियल वेबसाइट। और उसके बाद का जो पोर्शन है, वो पोर्शन जो है वो हमारा फाइल का पाथ है, जो कि स्लैश के साथ रहता है। आपके डोमेन नेम के ठीक बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लैश है, और इस स्लैश के बाद ये जो फाइल पाथ है, ये हमारा फाइल पाथ जो है वो एक्सटेंशन पार्ट है, जो कि हमको इस हमारे डोमेन नेम के अंदर ये जो फाइल है, इसको हमको एक्सेस करना है। इस एक्सेस, ये जो index.html है, इसका पूरा फुल URL है, जिसके थ्रू हम लोग इस index.html को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फुल URL है, HTTP से लेकर के index.html तक होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पार्ट बाय पार्ट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहला पार्ट जो है वो प्रोटोकॉल इंडिकेट करता है, पहला पार्ट प्रोटोकॉल है। सेकंड पार्ट जो है वो URL है, फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN, जो सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट है जो कि TLD है। और ये जो फोर्थ पार्ट है, ये पार्ट है हमारा फाइल नेम एक्सटेंशन या फाइल पाथ है। अब ये जो फाइल पाथ है, इसमें आप देखेंगे कि ये फाइल नेम के साथ साथ इसका एक्सटेंशन नेम लगा है, जो कि उस फाइल का टाइप बताता है कि किस तरह का फाइल है जिसको हम ओपन करने जा रहे हैं, जिसको हम रिट्राइव करने जा रहे हैं www से। URL
दो तरह के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल वो यूआरएल होता है जो कि कंप्लीट होता है इन एड्रेस, अपने आप में कंप्लीट होता है उस एड्रेस को, और ये यूआरएल जो है ये कंप्लीट यूआरएल लिखा जाता है फ्रॉम द रूट, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक, एंड तक। जैसे index.html को अगर हम लोग index.html की बात करें तो यहाँ पे www से लेकर के और index.html जो हमने पहले भी देखा था एग्जांपल में, तो यहाँ पे index.html का ये फुल पाथ है, जहां से ओरिजिन है, मतलब जहां से स्टार्टिंग है वहां से लेकर के ये फुल पाथ है। इस फुल पाथ के थ्रू हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं। तो एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जिसमें हम लोगों को फुल पाथ देना पड़ता है। हम लोग कहीं से भी, किसी भी, मतलब हम लोग किसी भी सर्वर पे हों, किसी भी वेब सर्वर पे हों, किसी भी लोकेशन पे हों, हम लोग वहां से डायरेक्टली इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल पाथ दिया है और इस पाथ के थ्रू हम लोगों का फाइल आसानी से एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन किया, एब्सोल्यूट यूआरएल्स आर द यूआरएल्स विद कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस एंड एब्सोल्यूट यूआरएल इंक्लूड्स प्रोटोकॉल, होस्ट, पाथ एंड नेम ऑफ रिसोर्स। तो रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? रिलेटिव यूआरएल में हम लोगों को फुल पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली रिलेटिव जो यूआरएल है वो डिपेंडेंट होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसको पूरा पाथ हम लोग दे देते हैं तो इसको किसी दूसरे पाथ से कोई मतलब नहीं होता। बट रिलेटिव यूआरएल जो है उसमें ये डिपेंडेंट पाथ होता है, इसमें पूरा पाथ हम लोग नहीं लिखते। सपोज हम लोग किसी फोल्डर के अंदर हैं और उस पे हमने एक फाइल को लोकेट कराया हुआ है यूआरएल के थ्रू, अब दूसरा फाइल हमको उसी फोल्डर के अंदर लोकेट कराना है तो हमको पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली अगर उस फाइल का नाम लिख दें तो वहां से वो एक्सेस हो जाएगा बिना पूरा पाथ लिखे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो करंट फोल्डर है, हम अभी करंट फोल्डर पे हैं और उस करंट फोल्डर के सारे आइटम्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं, www से पूरा लिखने की जरूरत नहीं। हम लोग केवल वो जो फाइल है जिसको हम लोग रिट्राइव करना चाहते हैं, जिसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसका नाम लिख करके भी हम लोग आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो रिलेटिव यूआरएल जो है ये हमेशा डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिस फोल्डर पे हैं आप, जिस साइट पे हैं आप, उस साइट के एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसी साइट पे आप एक्सेस करते हैं जहां पे आप हैं, और उस लोकेशंस के सारे जितने एलिमेंट्स हैं सारे एक्सेस कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे फुल पाथ लिखना नहीं पड़ता, बट हम लोग का जो करंट पाथ है उस पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। जबकि एब्सोल्यूट यूआरएल में हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फुल पाथ होता है तो हम लोग कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो एलिमेंट्स हैं ये समझ में आए होंगे। इसमें एक दूसरा वॉल्यूम भी इनका आएगा जिसमें हम लोग और बाकी जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। यदि आपको कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है या आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। यदि आपका पिछला वीडियो छूट गया है, नेटवर्किंग वगैरह की जो वीडियोस हैं वो छूट गए हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी विद अस।